गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो आपका यूनिट नंबर 4 चल रहा था हाइड्रोकाइनेमेटिक, उसका आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आज अपने ये ट्राई करेंगे कि फ्लूइड जो हाइड्रोकाइनेमेटिक है या फ्लूइड काइनेमेटिक है उसको अपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो लास्ट जो टॉपिक हमारा रिमेनिंग है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है आपका टॉपिक कौन सा भाई? वो टॉपिक है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, सातत्य समीकरण। ठीक है, तो उसका मैंने डायग्राम बना दिया, क्या चीज होती है, क्या समीकरण होती है, क्या फॉर्मूला निकल कर आता है इसका, और कौन सी चीज अपन को ध्यान में रखनी है, और क्या इसकी लिमिटेशंस होती है, क्या इसकी शर्तें होती है। ये आपसे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, और इसका न्यूमेरिकल भी लगभग इसके अंदर बनता है। चलिए, तो डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम के अंदर मैंने क्या है कि एक नल को शो किया है। ठीक है, एक नल को मैंने शो किया, और नल को आप देख सकते हैं कि नल जो है वो आपका वेरिंग सेक्शन है। वेरिंग सेक्शन का मतलब उसका डायमीटर जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पर इसका मान थोड़ा कम है। ठीक है, यहां जाओगे तो जैसे आप जाओगे तो डायग्राम का जो मान है वो क्या बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, और फ्लो उसके अंदर कैसा है भाई? स्टेडी फ्लो है। और एल इसकी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है पाइप की A1। ठीक है, A2 D1 D2 जो सब क्या होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, A1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो यहाँ पर आपका जो पाइप है उसका एरिया क्या होगा, 1 सेक्शन पर एरिया क्या होगा। यहाँ पर मैंने 2 सेक्शन लिए, एक मैंने यहाँ सेक्शन लिया है और एक मैंने यहाँ सेक्शन लिया है। A2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो 2 सेक्शन है उस पर क्षेत्रफल। D1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो 1 सेक्शन है उसका डायमीटर को। D2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो आपका 2 सेक्शन है उसके डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। Q1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो यहाँ पर डिस्चार्ज है, निस्सरण है या रेट ऑफ फ्लो है उस पर 1 सेक्शन पर। और Q2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2 सेक्शन पर रेट ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपने कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या चीज होती है। और उससे पहले बात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो तभी होगी जब आपका फ्लूइड आपका क्या होगा, मोशन की कंडीशन में होगा। फ्लूइड आपका क्या कहेगा भाई, बहेगा, तभी आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन होगी। और फ्लो उसके अंदर कैसा होना चाहिए? स्टेडी फ्लो होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेडी फ्लो क्या होता है, तो ये आपको इस चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक यही पढ़ाया गया था कि स्टेडी फ्लो आपका क्या होता है, स्टेडी क्या होता है, स्टेडी क्या होता है। ठीक है, तो ये जनरली आपको पता ही है, तो कोई बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बात करते हैं अपने कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। तो आप लिखोगे इसके अंदर कि जब किसी नल के अंदर, आप लिखोगे जब किसी नल के अंदर फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, जब किसी नल के अंदर फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है और उस नल के अंदर जो फ्लो है वो स्टेडी है, उस नल के अंदर जो फ्लो है वो क्या है, स्टेडी है, तो उस नल के अंदर या उस फ्लो के अंदर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर या किसी पार्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ फ्लो जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। रेट ऑफ फ्लो जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। इसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। दोबारा सुन लो, आप लैंग्वेज क्या लिखोगे? लैंग्वेज आप लिखोगे जब किसी बहते फ्लूइड में या जब किसी नल के अंदर आपका फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर स्टेडी फ्लो है, तो उसके अंदर जो फ्लूइड आपका चाहे समान हो चाहे असमान हो, यानी आपका जो नल है वो समान हो या असमान हो, तो उस बहते फ्लूइड में जो रेट ऑफ फ्लो होगा किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या होगा, सेम होगा। अलग अलग कितने भी आप सेक्शन बना दो, उन सभी में जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आप देख सकते हैं कि 1 सेक्शन पर जो डायमीटर है वो क्या है, कम है, और 2 सेक्शन है इस पर जो डायमीटर है वो अधिक है। तो डायमीटर कम ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। लेकिन वेलोसिटी भले ही अलग अलग हो, लेकिन जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिखोगे स्टेडी फ्लो की कंडीशन में, स्टेडी फ्लो की कंडीशन में किसी नल में एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में रेट ऑफ फ्लो, पानी के बहने की जो दर होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। इसे ही कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, थ्योरी हो जाएगी। किसी बहते फ्लूइड के अंदर जो भले ही आपका क्या हो, अलग अलग सेक्शन से जा रहा है या समान सेक्शन से जा रहा है, तो और फ्लूइड उसके अंदर कैसा स्टेडी फ्लो है, तो उसमें एक पार्टिकुलर पॉइंट पे बात करें या किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड में बात करें, ठीक है, तो उसमें जो रेट ऑफ फ्लो होगा, जो डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसे ही क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन कब वेरी करेगा, कब ये
मान इसका आप निकाल सकते हैं, या यूं कह रहा हूं कि ये कब वैलिड होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन कब वैलिड होगा, कि जब फ्लो आपका कैसा होना चाहिए भाई, स्टडी होना चाहिए, और बहते फ्लूइड के अंदर ना तो कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड उसके अंदर जोड़ा जाए और ना ही उसके अंदर से कोई फ्लूइड को निकाला जाए, तभी आपका क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो होगा। और कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो किस सिद्धांत पर, किस नियम पर एक्ट करती है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इसके सिद्धांत पर ये क्या करती है भाई, फॉलो करती है, इसके सिद्धांत को फॉलो करती है। तो ये होती है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी रेट ऑफ फ्लो एट 1 सेक्शन इक्वल होगा रेट ऑफ फ्लो एट 2 सेक्शन, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। तो मैथमेटिकली मैं कह सकता हूं, मैथमेटिकली फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कह रही है, रेट ऑफ फ्लो एट 1 सेक्शन, 1 सेक्शन पर जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो इक्वल होगा किसके भाई, वो इक्वल होगा रेट ऑफ फ्लो एट 2 सेक्शन, यानी एक सेक्शन पर जो पानी के बहने की जो दर होगी वो बराबर होगी 2 सेक्शन पर पानी के बहने की दर के, यानी Q1 का जो मान है वो इक्वल होगा किसके, Q के। ये हमारा क्या कहता है भाई, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो, बाकी थ्योरी की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसमें एज इट जैसे कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकली एक कंडीशन निकल कर आई है, क्या निकल कर आई है, मैथमेटिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि Q1 जो होगा 1 सेक्शन पर जो डिस्चार्ज होगा वो बराबर होगा 2 सेक्शन के डिस्चार्ज की। ये हमारा क्या कहता है भाई, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है। एक तो ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, Q बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो समीकरण Q 2 से Q का मान वहां पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पर Q है तो उसी प्रकार अपन लिख सकते हैं, Q1 बराबर क्या होगा, A1 V1, और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 V2, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो मान है ये अपने यहाँ पे पुट कर देंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 से A1 V1 बराबर A2 V2, ये एक और फॉर्मूला निकल कर आया अपना किसके लिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन का। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, A1 V1 बराबर A2 V2, और दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है Q1 बराबर Q2। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, जब कोई आपका नल है या कोई फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है तो उस फ्लूइड के फ्लो करने के दौरान यदि आपका फ्लो कैसा हो, स्टडी फ्लो हो, तो किसी एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पर 1 सेक्शन पर जो रेट ऑफ फ्लो होगा, यानी एक सेक्शन पर जो डिस्चार्ज होगा वो बराबर होगा किसके, 2 सेक्शन के डिस्चार्ज के, यानी Q1 का मान किसके बराबर होगा भाई, Q2 के बराबर होगा। और हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसको Q1 को क्या लिख सकते हैं, A1 इंटू V1 लिख सकते हैं, और Q2 को क्या लिख सकते हैं भाई, A2 इंटू V2 लिख सकते हैं। ये दोनों मान अपन यहाँ पुट कर देंगे, तो A1 V1 बराबर A2 V2। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आया है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, जहां पर A1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, A1 रिप्रेजेंट करेगा 1 सेक्शन पर एरिया को, और A2 क्या रिप्रेजेंट करेगा 2 सेक्शन जो है उस पर एरिया को, और V1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, V1 एंड V2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटीज एट 1 एंड 2 सेक्शन। तो ये एक फॉर्मूला आपका निकल कर आया है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा। अब बात करते हैं अपने कि थ्योरी में क्या पूछा जाएगा। तो यही पूछा जाएगा, थ्योरी लिख देना, ये डायग्राम बना देना, ये सब कुछ शो कर देना, और जो मैंने लाइन लिखी थी कंटिन्यूटी इक्वेशन की वो लिख देना, और इसकी लिमिटेशंस पूछी जाती है 2 नंबर की, वो लिमिटेशंस मैं समझा देता हूं। इसकी शर्तें जो हैं या कब कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो होगा वो लिमिटेशंस आपसे पूछी जाती है। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस का मतलब कौन कौन सी शर्तें होती है। तो देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन कब फॉलो होगा, जब फ्लो आपका कैसा होना चाहिए भाई, कोई बहते फ्लू जो बहता फ्लूइड है उसके अंदर जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए भाई, तो वो फ्लो होना चाहिए आपका स्टेडी फ्लो। जब फ्लो आपका स्टेडी होगा तभी कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी वैलिड होगी। दूसरा, फ्लो आपका कैसा होना चाहिए, बहता जो फ्लूइड है वो कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और तीसरा, कंटिन्यूटी इक्वेशन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इस सिद्धांत पर ये क्या करती है भाई, काम करती है। और चौथा जो है वो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन ये लिख सकते हो कि
कंटिन्यूटी इक्वेशन कब वैलिड होगी? जब किसी बहते फ्लूइड में ना तो एक्स्ट्रा फ्लूइड ऐड किया जाए और ना ही उसमें से फ्लूइड को निकाला जाए। इन दोनों कंडीशन में आपका क्या है, इस कंडीशन में आपका क्या होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो करता है। ठीक है ना। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, 2 नंबर की भी पूछी जा सकती है। तो अगर ये आपका क्वेश्चन आता है 6 नंबर का तो वहां पूछेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन को समझाइए, तो इसी स्टार्टिंग वाली थ्योरी लिखनी है, मात्र थ्योरी लिखनी है कि बहते फ्लूइड के अंदर अगर फ्लो आपका स्टडी है तो किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड पर वन सेक्शन पर जो डिस्चार्ज होगा वो दूसरे सेक्शन के डिस्चार्ज के बराबर होगा। ठीक है। एक डायग्राम ये बना देना, नीचे एक फॉर्मूला लिख देना, Q1 बराबर Q2, एक ये लिख देना और A1 बराबर A2 लिख देना। ठीक है। A1 B1 बराबर A2 B2 ये लिख देना। ठीक है। ये तो होगा 2 नंबर का टॉपिक हो गया। ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस सिद्धांत पर काम करता है या किसको कुछ लिमिटेशंस होती है। ये 4 लिमिटेशन आपसे पूछी जा सकती है 2 मार्क्स के अंदर। और अगर क्वेश्चन आपका बड़ा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, थ्योरी भी लिखनी है, थ्योरी के साथ में ये सब कुछ समझाना है। ये समझाने के बाद में आपको फॉर्मूला भी बताना है, A1 B1 बराबर A2 B2, Q1 बराबर Q2, वो निकल कर कैसे आया वो भी आपको बताना है। उसके बाद में आपको ये लिमिटेशंस भी समझानी है। तो ये 6 नंबर का टॉपिक है जो आपके अलग अलग ग्रुपों में पूछा जा सकता है, 2 मार्क का भी आ सकता है और 6 नंबर की आ सकता है। तो जिस प्रकार से पूछे उतनी लैंग्वेज लिखनी है। क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर का, तुम पेज भर के आओ, 2 पेज, नंबर कितने मिल रहे हैं, 2 ही मिल रहे हैं। क्वेश्चन 2 नंबर का तुम आधा पेज भर रहे हो और सही लिखा हुआ है तो पूरे में से पूरे मार्क्स लिखना है। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको एग्जाम पैटर्न आपका समझाया था, आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। और 6 मार्क्स के आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका 10 या 12 मार्क्स का आ रहा है और साथ साथ में 4-5 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव आएगा नहीं तो 5-5 के आ सकते हैं, 6-6 के आ सकते हैं या 10-12 का बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलो, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अपन ने पढ़ ली है, उसकी लिमिटेशंस भी अपन ने पढ़ ली है। थ्योरी को देखो मैं इसी प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा तो मैं यहाँ पे लिखवा नहीं सकता। तो उम्मीद करूंगा कि जो जैसा मैं करवा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी आपको पीडीएफ टाइम मिल ही रही है, पीडीएफ को स्टडी करो साथ में। ठीक है। क्वेश्चन देखो मैं ज्यादा तो नहीं करवा सकता न्यूमेरिकल, यहाँ पर 4-5 जो भी है एक आपको मेथड समझा सकता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, बाकी आप खुद करो और जो नहीं है वो पूछो। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा सकता हूँ, ज्यादा तो क्वेश्चन मैं नहीं करवा सकता और थ्योरी में टारगेट रखूंगा कि पूरी की पूरी समझाऊंगा आपको। ठीक है। चलिए भाई, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो अपन को ध्यान होना चाहिए। तो देखो एक तो क्या है, ये चैप्टर आपका चौथा चैप्टर है। ठीक है। तो चौथा चैप्टर है तो ये मान के चलो पहले चैप्टर में जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं, सेकंड चैप्टर में जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं, और जो थर्ड चैप्टर में फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं काम आ सकता है। तो पहला तो आपने पढ़ लिया, सेकंड थर्ड आपने पढ़ा नहीं। ठीक है। तो उसका मुझे लगता नहीं कि इसका कोई लिंक होगा यहाँ पर, पहले का लिंक जरूर हो सकता है, जो भी होगा वो आपको साथ साथ में बता चलूंगा। लेकिन मेनली इस चैप्टर के अंदर जो फॉर्मूले अपन ने पढ़े कम से कम वो तो आपको याद होना चाहिए, तभी आप मेरे एग्जाम हुए। एक तो पढ़ा आपने डिस्चार्ज का फॉर्मूला, क्या पढ़ा भाई, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, ये पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था। दूसरा आपने पढ़ा था कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या होती है भाई, Q1 बराबर Q2। ठीक है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने पढ़ी थी, Q1 बराबर किसका होता है भाई, Q2 के बराबर होता है। और आपने क्या पढ़ा, A1 B1 बराबर A2 B2, ये भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा और कौन से फॉर्मूले आपको काम आ सकते हैं जो बेसिक है विस्कोसिटी के या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की, वो अभी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। रिनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला, एक दो क्वेश्चन है रिनॉल्ड नंबर का, वो भी देख लो। तो रिनॉल्ड नंबर RE, तो रिनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला याद कर लो, रो वी डी बटा म्यू। ठीक है ना, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी तो पता ही तुम्हें, डायनामिक विस्कोसिटी टॉ इक्वल्स टू म्यू du बटा dy, ये फॉर्मूला लगा देना अगर इसका कोई क्वेश्चन मिल जाए तो, आपका लिंक मिले तो। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए काइनेमेट म्यू बराबर म्यू बटा रो। ठीक है ना, ये फॉर्मूला। एक टॉरिसेली इक्वेशन भी आप याद रखो, टॉरिसेली इक्वेशन v इक्वल्स टू रूट 2gh, टॉरिसेली इक्वेशन। ठीक है। यहाँ पे v तो क्या होती है, वेलोसिटी निकालना। पार्टिकुलर आपको बोल दे कि वेलोसिटी आपको निकालनी है और आपको हाइट दे रखी हो। ठीक है।
एक्स मतलब क्या होता है हाइट, जी तो आपको पता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वी क्या होती है वेलोसिटी। और कल को आपको हाइट दे रखी हो और वेलोसिटी निकाले तो टॉरिसेली इक्वेशन आप यूज कर लो, ठीक है ना। टॉरिसेली इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप डायरेक्ट ये टॉरिसेली इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हो, यदि आपको हाइट गहराई जो भी है वो आपको पता हो। तो ये इतने फॉर्मूले जो है वो अपन को न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर अपन न्यूमेरिकल सेशन क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि एक छोटा सा चैप्टर था जो अभी खत्म कर देंगे 15-20 मिनट में, आपको समझ आया होगा और अच्छे मार्क्स का पूछ लिया जाता है, तो 4 से 6 मार्क्स का आपका बढ़ जाएगा ये चैप्टर, ठीक है ना। तो 4 से 6 7 8 मार्क्स आपने वहां पढ़ लिए पहले चैप्टर में। अभी तक मान लो आपने 12 से 15-16 नंबर की आपने तैयारी कर ली। जिस बच्चे को पहला और दूसरा चैप्टर हो गया ना तैयार, तो मेन एग्जाम के लिए 12 से 16 17 18 नंबर तक उसने क्या कर लिया भाई तैयारी कर ली है, ठीक है ना। तो ये दोनों चैप्टर मिलकर इतने नंबर के तो आने ही आने हैं, मैक्सिमम ये दोनों चैप्टर मिलकर 16-17 मार्क्स का बन सकता है। मिनिमम की बात करें तो 12 नंबर का तो आने ही आना है। पहले चैप्टर का 5-6 नंबर का आ जाएगा और इसका भी 5-6 नंबर का आ जाएगा। बाकी कभी कभी हो जाता है कि ऐसा भी हो जाता है पहला चैप्टर जैसे कि मान लो 2 क्वेश्चन आ जाए 6-6 के 5-5 के 2 आ जाए 10 नंबर का आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, एग्जामिनर क्या सोचता है, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे तुम्हारा पैटर्न चेंज हुआ है, तुम्हारा जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं, टोटल पहले 10 थे, 10 में से 2 हट गए, ठीक है ना। अब 8 चैप्टर है आपके, तो 8 है तो जाहिर सी बात है कि सभी चैप्टर से क्वेश्चन आना है। क्योंकि पहले चैप्टर जो थे ना आपकी 9वां-10वां वो तो मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक तो वो है आपका टरबाइन और दूसरा पंप, वो दोनों ही हट गए। अब तो ऐसा मान के चलो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 8 चैप्टर में भी कोई 5 भी आपने तैयार कर दिए तो भी आपको 94 मार्क्स का पेपर मिल जाएगा, आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं तो भी क्लास लेता हूँ, मतलब बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ कि जैसे 10 चैप्टर है तो 10 में से आप कुछ मत करो 5 पढ़ जाओ, और 5 वो पढ़ो जो ज्यादा पूछे जाते हैं, जो आपको टीचर ने बोला है कि हाँ इस चैप्टर को अच्छे से देख लेना। पास हो, तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे होते हैं ज्यादा की तरफ फोकस करते हैं, नहीं हमको तो 10 पढ़ने हैं, हमको तो 8 पढ़ने हैं, हमको याद होते नहीं 1-2 ही। 5 पढ़ो ना, 5 एकदम अच्छे से तैयार कर लो, बाकी जो भी है उसको ऊपर से देख लो, थोड़ा ऊपर से ऐसा हो जाएगा, थोड़ा ऊपर वैसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों का फोकस पता नहीं क्या होता है कि हमको तो पूरा सिलेबस करना है ये वो। तुमको पता है कि 12-12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन तो वैसे ही छोड़ने हैं, तो क्यों तुम पीछे पूरे वाले सिलेबस की तरफ जा रहे हो। तो जितना टीचर करवा रहा है, अगर आपने 60-50-60 सिलेबस करा है तो ही पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन एक चीज है, लेकिन जो पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो। एक चीज मानता हूं, अगर पहला चैप्टर तुम्हारा तैयार है तो अच्छे से तैयार होना चाहिए। अच्छे से तैयार होने का मतलब थ्योरी भी आती है उसकी, न्यूमेरिकल भी आता है, उसमें कोई डेरिवेशन तो वो भी आता है। ऐसा होगा तुम थ्योरी पढ़ के जा रहे हो, पूछा जाए तो तुम्हारी किस्मत खराब, वहां जाए न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो जो भी चैप्टर तुम पढ़ के जाते हो उसको इस प्रकार से तैयार करो कि बाद में उधर कुछ आ जाए तो वो सब कुछ तुम क्या कर सकते हो, कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन अपने लेते हैं, तो मैं सीधे डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम बना के ही मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा दूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रहा है कि एक नल जो है उसका व्यास 8 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर हो जाता है। एक नल जो है उसका व्यास पहले तो 8 सेंटीमीटर था, बाद में उसका व्यास कितना हो जाता है 4 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी डायग्राम नल का कैसा बनेगा, जाहिर सी बात ऐसा ही बनेगा। पहले आपको व्यास मतलब डायमीटर ज्यादा शो करना है 8 सेंटीमीटर, फिर आपका क्या करना है व्यास आपको कम शो करना है 4 सेंटीमीटर। इस पाइप के अंदर, इस नल के अंदर 100 लीटर पर सेकंड की दर से फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है। इस नल के अंदर जो फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है उसकी जो रेट है वो कितनी है भाई, 100 लीटर पर सेकंड है। तो दोनों व्यासों पर, व्यास मतलब डायमीटर, दोनों व्यासों पर d1 में d2 जो है उस पर क्या निकालना है भाई, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी का मतलब आपको ये बताना है कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी v1, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी v2। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। तो उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज तुमको समझ में आ गई होगी। सीधे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो गिवन डाटा भाई, जब कुछ नहीं पता चलेगा
आप गिवन डाटा रख लो, अब मेन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अब तुम्हारे अपने क्वेश्चन होगा यार कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, अगर जिस बच्चे ने तैयारी करी वो तो कर सकता है, आपको पता नहीं चल रहा कि करना क्या है, तो भी आप गिवन डाटा को देखो भाई क्या चीज गिवन है और क्या हम लगा सकते हैं। आप गिवन डाटा लिखोगे ना, उसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा, अप्रोच पता चल जाएगी कि भाई इसके अंदर करना क्या है। तो गिवन डाटा की बात करते हैं, डायमीटर D1 कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, D2 कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बाकी सब आपके मीटर में चलेंगे तो उसको भी आप टाइम पे चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में बताया था, वेलोसिटी किसमें होती है मीटर पर सेकंड में होती है, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में निकालनी तो डायमीटर को भी चेंज कर दो, 8 में किसका भाग लगाओगे 100 का तो 0.08 मीटर, 4 में भाग लगाओगे 100 का तो ये हो गया 0.04 मीटर। ठीक है, डिस्चार्ज दे रखा है आपको कितना 100 लीटर पर सेकंड, 100 लीटर पर सेकंड से आपके क्या हो रहा है फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, तो आपको पता है कि भाई क्यू जो होता है जो डिस्चार्ज होता है वो किसमें होता है मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर होता है, तो 100 एक मीटर क्यूब में कितने होते हैं 1000 होते हैं, तो 1 लीटर में कितने होते हैं 10 की पावर 3, 1000 का भाग लगाओगे तो 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, किसका मान आ गया क्यू का मान आ गया। अब बात करते हैं अपने डायमीटर, सब कुछ पता चल गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, अपन को वेलोसिटीज निकालनी है, एक तो अपन को निकालना है V1 और V2 जो है इसका मान अपन को निकालना है। तो आप देखो भाई गिवन क्या है, आपको गिवन है डायमीटर, दूसरा आपको गिवन है डिस्चार्ज। अब अपन को पता है कि ये फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है तो 1 सेक्शन पर जो डिस्चार्ज होगा वो बराबर होगा किसके 2 सेक्शन के। वी नो दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है Q1 का मान Q2 का मान आपस में बराबर होगा और इन दोनों का मान किसके बराबर होगा जो क्वेश्चन में Q दे रखा है उसके, तो Q1 का मान Q2 का मान दोनों का मान कितना होगा भाई वो होगा 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये चीज ध्यान में रखना, यहां पर जो डिस्चार्ज होगा वही डिस्चार्ज वहां पर होगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लूइड आपका इस दर से बह रहा है, इस दर से बह रहा है, तो यहाँ पर अगर Q1 है तो यहाँ पर क्या होगा Q2, यहाँ पर भी डिस्चार्ज सेम होगा तो यहाँ पर भी डिस्चार्ज सेम होगा और इन दोनों का मान किसके बराबर होगा Q के, Q का मान कितना है निकालना क्या भाई, निकालना है हमें वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके मन में क्वेश्चन आएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 बराबर A2 तो A1 तो अपन को पता चल जाएगा, A1 क्या होता है एरिया, एरिया हो जाएगा π/4 × d स्क्वायर, तो वहां से तो क्या होगा एक समीकरण बनेगी U2 की, और अपने दिमाग लगाएं तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर A1 तो यस, तो आपको ये पता चल गया कि आपको D1 D2 पता है तो वहां से आप एरिया निकाल सकते हो, Q1 Q2 पता है तो V निकालना है तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकालो ना, कंटिन्यूटी उसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला, तो वी नो दैट सीधे वी नो दैट आप सीधे डायरेक्ट पे जाओ, Q बराबर क्या होता है भाई A × V होता है, Q होता है, Q का मान पता है, A निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, पाइप कैसा है भाई गोल है, गोल है तो उसका एरिया क्या होगा π/4 × d का स्क्वायर, V निकालना है तो V तो यहां से निकल सकता है ना, V बराबर क्या हो जाएगा Q/A, V बराबर क्या हो जाएगा Q/A, तो वेलोसिटी V1 क्या हो जाएगा बटा Q1/A1 और वेलोसिटी V2 क्या हो जाएगा भाई Q2/A2। कोई दिक्कत नहीं है, देखो आगे तो V1 बराबर Q1 का मान कितना है भाई, Q1 का मान है 0.1 बटा A1, A1 क्या है 1 जो पाइप है उसका 1 सेक्शन मान लो, यहाँ पे सेक्शन मान लो 1, यहाँ पर सेक्शन मान लो आप 2, 1 सेक्शन का क्षेत्रफल, तो वो होगा π/4 × D1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से तो निकल जाएगा V1 और V2 का फॉर्मूला, Q2 का मान 0.1/A2, A2 भी क्या होगा π/4 × D2 का स्क्वायर। क्या यहां पर तुम मान पुट करके V1 V2 नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है बताओ, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 0.1 बटा पाई इंटू D1 कितना है भाई 0.808 उसका स्क्वायर, V2 बराबर 4 ऊपर चला जाएगा, D2 कितना है 0.04 उसका स्क्वायर, तो देखते हैं कितना आ रहा है मान 4 × 0.1 अपॉन पाई इंटू 0.08 उसका स्क्वायर, ये आ रहा है भाई आपकी वेलोसिटी 19.89 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, और V2 यहां से आ जाएगा 79.58 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेते हैं, एकदम सही आ रही है, तो क्या दिक्कत है बताइए, ले लो स्क्रीनशॉट।
तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, डायग्राम तो मैंने आपको समझा दिया था, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझा दी थी। अप्रोच क्या करना है, सबसे पहले गिवन डाटा आपको लिखना है, वहां से ही पता चल जाएगा यार करना क्या है। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है। D1 D2 किसके लिए दे रखा है, एरिया के लिए दे रखा है। A बराबर पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो सीधे अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वहां से वेलोसिटी निकाल दो आप। ठीक है, चलो वेलो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलो रफ कर लें। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सीधे फॉर्मूले लगाने थे और मान निकल गया। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है सुनो। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक नल जो है उसका व्यास 12 सेंटीमीटर से बढ़कर 30 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी पहले जो नल का व्यास था वो छोटा था, बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता गया यानी आगे की तरफ अपने गए तो नल जो है उसका व्यास बढ़ गया। तो पहले था 12 सेंटीमीटर, आगे तो बढ़ता जा रहा था, लास्ट जो उसका एंड है वो कितना है 30 सेंटीमीटर का। जाहिर सी बात डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। फिर वो कह रहा है कि जो 12 सेंटीमीटर का जो व्यास है वहां पर इसकी जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो 1.2 मीटर पर सेकंड है। तो D2 पर यानी छोटे ये बड़ा ये तो हो जाएगा छोटा व्यास और ये हो जाएगा बड़ा व्यास। बड़े व्यास पर फ्लूइड की वेलोसिटी ज्ञात कीजिए। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसके अंदर पूरा करा हुआ है, लैंग्वेज आप वहां से उतार लेना। तो ये चीज अपन को गिवन है भाई। गिवन देखो क्या है भाई, ये इसको मैंने 1 1 मान लिया, ठीक है, इसको मैंने 2 2 मान लिया, सेक्शन अपने अपने से मैंने मान लिया। तो D1 कितना दे रखा है भाई 12 सेंटीमीटर, चेंज करो क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा है, ठीक है ना। तो 12/100 0.12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 0.12 मीटर। D2 कितना होगा, ये मीटर में होता है ना मीटर पर सेकेंड। D2 है 30 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज करते हैं 0.30 मीटर। D1 दे रखा है वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकेंड के अंदर। तो निकालना क्या है, V2 निकालना है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर D1 D2 क्यों दे रखा है, D1 D2 दे रखा है किस लिए, एरिया के लिए। D1 दे रखा है, V2 निकालना है। तो क्या डिस्चार्ज दे रखा है, डिस्चार्ज क्यू बराबर एरिया टू वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज तो गिवन ही नहीं है। जब डिस्चार्ज गिवन नहीं है, डिस्चार्ज गिवन नहीं है, वेलोसिटी 1 की निकालनी, तो डिस्चार्ज का तो फॉर्मूला लगेगा नहीं। और अप्रोच क्या लगा सकते हैं, तो आपके मन में क्वेश्चन होगा सर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है भाई, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है V नो दैट Q1 बराबर Q2। क्या वो लगेगी, वो नहीं लगेगी। लगेगी कौन सी, A1 V1 बराबर A2 V2। कंटिन्यूटी इक्वेशन कौन सी लगेगी, A1 V1 बराबर A2 V2, ठीक है। ये आपके लगेगी समीकरण नंबर 1 मान लो आप। A1 जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है उसका क्षेत्रफल A1 क्या होगा π/4 इंटू D1 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी V1। A2 क्या होगा, जो पॉइंट नंबर यहाँ पे जो सेक्शन आपने माना है 2 2 वाला उसका क्षेत्रफल वो होगा π/4 इंटू D2 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी V2। जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल कर दो, पाई से पाई गया, π/4 से π/4 गया, और जिसका मान दे रखा है उसका रख देते हैं D1 कितना है भाई, तो 0.12 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी V1 कितना है भाई 1.2 बराबर D2 कितना है भाई 0.30 उसका स्क्वायर इंटू वेलोसिटी V2। इस समीकरण के अंदर मुझे बताओ अननोन क्या है, अननोन V2 है, तो V2 आ जाएगा क्या, आ जाएगा। और यही तो मुझे पूछा गया था। तो V2 क्या होगा बताओ, तो ये 0.30 वाला कहां चला जाएगा बाद में, तो 0.12 का स्क्वायर इंटू 1.2 अपॉन 0.30 का स्क्वायर। तो यहां से V2 आ जाएगा, निकालते हैं कैलकुलेटर से।
0.192, एकदम सही है, 0.192 मीटर पर सेकेंड। क्या दिक्कत है बताओ? ठीक है। अब आपके मन में डाउट होगा सर यूनिट चेंज करना जरूरी है क्या? देखो यूनिट ऐसा है कि आप माइंड में फिक्स कर लो कि भाई हाँ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है, तो सब को मीटर में ही चेंज करना है। नहीं तो अपन क्या करते थे, इसको ऐसा भी कर सकते, सेंटीमीटर लेकर ही मान निकाल सकते थे, लेकिन फिर तुम कंफ्यूज हो जाते। इसलिए तुम कह रहा हूँ कि मीटर चेंज करो, मतलब यूनिट को चेंज करते रहो, ताकि माइंड में एक सेटअप हो जाएगा कि हाँ सब मीटर में चल रहा है तो मीटर में ही चलने दो। नहीं तो क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा इसमें मीटर में दे रखा होगा आधी वैल्यू, आधा सेंटीमीटर में दे रखा होगा, फिर तुम वहां पे तुम कंफ्यूज होगा। इसलिए क्या करो, जो मैं करा रहा हूँ वैसा करो। अगर यूनिट चेंज कर रहे हो तो चेंज कर सकते हो, नहीं करना तो वो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यही आपको कह रहा था कि फ्लूइड के मैकेनिक्स में इतने लंबे क्वेश्चन नहीं होते हैं। लंबे क्वेश्चन किसमें मिलेंगे आपको? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है ना, सोयल में भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, सोयल में भी छोटे क्वेश्चन ही है। थोड़ा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। आपको एक क्वेश्चन है, उसमें रिनोल्ड नंबर दे रखा है 1750 और डायमीटर आपका दे रखा है, नल का डायामीटर वो आपको दे रखा है 0.05 मीटर। ठीक है, तरल की काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू आपको दे रखा है 0.002 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 0002 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिस्चार्ज पूछा गया है। ठीक है, चलो तो गिवन डाटा लिख दिया मैंने। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक नल जो है जिसका व्यास, एक नल का व्यास 0.05 मीटर है, इसमें बहने वाले फ्लूइड जो है उसका रिनॉल्ड नंबर 1750 है। और रिनॉल्ड नंबर क्या होता है भाई? रिनॉल्ड नंबर होता है इनर्शिया फोर्स बटा विस्कस फोर्स, और फॉर्मूला क्या याद करवाया था? रो वी डी बटा म्यू, रो वी डी बटा म्यू। और मैंने इसकी बताया था कि इसकी कोई यूनिट होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है। तो आर का मान, रिनॉल्ड नंबर का मान अपना क्वेश्चन में दे रखा 1750। फिर आगे क्वेश्चन कहता है इस फ्लूइड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.0002 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो, तो इस फ्लूइड में बहने वाले, इस नल के अंदर बहने वाले जो फ्लूइड है उसका डिस्चार्ज ज्ञात कीजिए, उसका निस्सरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिनॉल्ड नंबर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है और डिस्चार्ज पूछा गया है। मुझे बताओ डिस्चार्ज निकालने का कौन सा फॉर्मूला है? तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, एक तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के अंदर Q1 बराबर Q2, यहाँ तो Q निकालना है तो Q2 का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो लगेगा नहीं। और कौन सा फॉर्मूला है डिस्चार्ज निकालने का? Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। Q निकालना है, वेलोसिटी नहीं दे रखी, ये भाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ये वेलोसिटी नहीं है भाई। ठीक है ना, तो वेलोसिटी नहीं दे रखी। ए क्या होता है? एरिया, एरिया दे रखा है क्या? एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि हमें नल का डायमीटर दे रखा है। तो Q बराबर एरिया π/4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। तो Q बराबर π/4 इंटू डायमीटर, डायमीटर किस मीटर का? मीटर में, सब कुछ मीटर में चल रहा है, तो 0.05 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी v, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्यों निकालना है? तो एक मैंने समीकरण बना दिया, अगर मुझे कहीं से वेलोसिटी पता चल जाए, मुझे कहीं से वेलोसिटी पता चल जाए तो मैं डिस्चार्ज निकाल सकता हूं। अब आप मुझे बताओ कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी के लिए देखो, आप वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला याद करवाया? तो मैंने याद करवाया आपको टॉयलेट इक्वेशन v इक्वल टू रूट 2gh। ठीक है, उसका यहाँ पे यूज है क्या? उसका यहाँ पे मुझे लगता नहीं कोई यूज है। तो मान किसका दे रखा है? तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यार मान तो रिनॉल्ड नंबर का दे रखा है। जब रिनॉल्ड नंबर का मान दे रखा है यानी कहीं ना कहीं उसका यूज जरूर आएगा, जो गिवन होता है ना उसका यूज तो आना ही आना है। तो रिनॉल्ड नंबर का मान आपको दे रखा है, तो रिनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला लगा दो। रिनॉल्ड नंबर कितना है भाई? वो आपको दे रखा है 1750। तो वी नो दैट रिनॉल्ड नंबर आर ई बराबर रो वी डी बटा म्यू, रो वी डी बटा म्यू। वी वेलोसिटी, रो डेंसिटी, डी डायमीटर, आर ई रिनॉल्ड नंबर, और म्यू क्या होती है? आपकी डायनामिक विस्कोसिटी। क्या डायनामिक विस्कोसिटी पता है? नहीं पता। ठीक है,
आल्सो वी नो दैट, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। पता है कि ये चीज होती है, क्योंकि अपन को न्यू का मान दे रखा है, तो न्यू का मान कहने के रखना पड़ेगा ना। तो समीकरण 2 में देखो, तो आर ई बराबर वी डी म्यू, और डेंसिटी को कहां लेंगे, अपने नीचे लेंगे, ठीक है। तो वी डी बटा म्यू बटा रो, म्यू बटा रो को क्या कहते हैं, काइनेमेटिक इसको कैसे भी कहते हैं, न्यू, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या बना, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला बना वी डी बटा न्यू। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या बना, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला बना वी डी बटा न्यू। अब आर ई का मान दे रखा है, डायमीटर का मान दे रखा है, न्यू जो है वो होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसका भी दे रखा है। क्या वेलोसिटी निकल सकती है, निकल सकती है, निकाल दो। तो आर ई इंटू न्यू बटा ये डी का चला जाएगा नीचे, तो v बराबर नौ नंबर का मान कितना है 1750, डायमीटर कितना है भाई 0.05, सॉरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना है 0.0002 अपॉन में डायमीटर कितना है 0.05। तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगा, निकालते हैं 7 आ गई, 7 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेते हैं एक बार, सही। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर कहीं से वेलोसिटी पता चल जाए तो अपन डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने रेनॉल्ड नंबर का यूज किया, और उसके अंदर मैंने खुद ने एक फॉर्मूला बनाया, काइनेमेटिक डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं, वहां से वेलोसिटी निकाला जो है 7 मीटर पर सेकेंड, उसको समीकरण में फिट कर देंगे। तो Q बराबर π/4 इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितना है 7, डिस्चार्ज आ जाएगा। .013 एकदम सही, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वो वहां पर एग्जाम के अंदर अप्रोच लगानी है कि यार किसका मान दे रखा है और क्या हम कर सकते हैं, और ये मान क्यों दे रखा है, रेनॉल्ड नंबर हमें क्यों दे रखा है, ये सोचो। ये इसलिए दे रखा है ताकि वहां से वेलोसिटी निकाल सके। तो ये इस प्रकार से जब आपका दिमाग चलेगा ना मेन एग्जाम के अंदर, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम होगा मेन एग्जाम, वहां पर ऐसा होगा जैसे कि आपके 8 चैप्टर है, तो 8 चैप्टर के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, 8 चैप्टर के आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो आप कंसेप्ट समझो और ये देखो कि क्या चीज गिवन है, आपको अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि क्या हमें अप्रोच लगानी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो फिर और करेंगे एक क्वेश्चन। चलो बाकी 1-2 क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें मैं दे दूंगा, ठीक है ना, वो तुम कर लेना, नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना तुम, ठीक है। चलो फिर ये 2-3 क्वेश्चन है, उसके अंदर सिंपल आपको फॉर्मूले लगाना है, वो आप कर लेना। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, बाकी आपको बुक में अगर क्वेश्चन हो, ठीक है। बुक देखो कौन सी फॉलो करनी है आपको, तो बुक देखो 2 बुक है आपकी, एक तो आपकी आती है यूनिक की, ठीक है, और एक आपके आती है एनकी की, ठीक है, और भी कोई आती है कि हिंदी के अंदर। तो मेरे हिसाब से आप इसको फॉलो करो, यूनिक को फॉलो करो, एनक्यू की एक बार छोड़ो, यूनिक को आप फॉलो करो, है ना। तो यूनिक की बुक में कोई करना भी है ना आपको तो एग्जाम्पल करने हैं, जो पीछे दे रखे हैं ना उनको तो हाथ ही मत लगाना, वहां से क्वेश्चन शायद ही बढ़ते हैं। लेकिन जो एग्जाम्पल है ना किसी भी चैप्टर के अंदर, जैसे कि पहला चैप्टर आपका हो गया तो उसके अंदर एग्जाम्पल में जो न्यूमेरिकल पूछे हुए उनको करो, ठीक है। और ये चौथा चैप्टर है आपका, तो उसके एग्जाम्पल में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा तो आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है, करने का तरीका बता दिया, कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं वो बता दिया। 1-2 क्वेश्चन होगा वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, वो मुझसे तुम उसका सॉल्यूशन मुझे भेज देना। चलो फिर इस लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है इंट्रोडक्शन का, वहां पर अपन ने 4 से 8 मार्क्स कैरी किए, और उसके बाद में अपन ने ये चैप्टर पढ़ा, यहाँ पे भी अपन ने लगभग 8 से 4-8 मार्क्स कैरी कर दिए। तो उम्मीद करूंगा दोनों चैप्टर आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर अपने लेंगे यूनिट नंबर 2 प्रेशर, इंपोर्टेंट चैप्टर है। प्रेशर के अंदर हमें प्रेशर के बारे में पढ़ना है, प्रेशर कितने प्रकार का होता है वो पढ़ना है, फिर प्रेशर के मेजरमेंट डिवाइसेस पढ़नी है, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, लगभग समय भी लगेगा उसको करवाने में। तो अभी आज 25 हो गई है, हो सकता है कि 26-27 को 2 दिन आपका हॉलिडे रहे, थोड़ा सा वीक पे थोड़ा मेरा काम है, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये चैप्टर पढ़ो आप अच्छे से, इसको करो, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।